रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं। सियासी खबरों का महाज तो गर्म है ही, लेकिन जराइम की दुनिया से पाकिस्तान के अंदर बड़ी खबरें बनी हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर इस्लामाबाद के अंदर एक टिकटॉकर का कत्ल हुआ। जमासाल बच्ची, उसने टिकटॉक के ऊपर अपना एक प्रोफाइल बनाया और टिकटॉकर के तौर पर मशहूर हो गई। किसी लड़के को उसमें दिलचस्पी हो गई, वो फैसलाबाद से चला, दोस्ती का वो ख्वाहिश रखता था, दोस्ती न हो पाई। उसके बाद उसने लड़की को घर में घुस के कत्ल कर दिया। वो लड़का पकड़ा गया, लेकिन एक बहुत बड़ा सबक है कि ये जो सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए क्या क्या वबाएँ फैल सकती हैं। फिर कराची के अंदर हमने देखा एक सीक्वेंस हमारे सामने आया, सलमान फारूकी जिसने एक लड़के को ज़दोकोब किया अपने गार्ड्स के साथ मिलकर। उसकी बहनें तरले वास्ते देती रहीं, फिर वो बंदा पकड़ा गया। आज अदालत में उसकी पेशी हुई तो उसके साथ वही कुछ होने वाला था जो उसने उस लड़के के साथ किया। लोगों ने नारे लगाया कि इसको पकड़ के मारो। वहाँ पर क्या मामलात बने, इसके ऊपर भी हम आपको रिपोर्ट देंगे। फिर कराची के अंदर 24 घंटों में 10 या 11 ज़लज़ले के झटके आए। बहुत शदीद ज़लज़ला नहीं था, 2.5 या 3.3 तक इसकी इंटेंसिटी थी, लेकिन जेल की दीवारों के अंदर दरारें पड़ गईं और तकरीबन 225 के करीब जो कैदी थे वो निकल भागे। चीफ मिनिस्टर को इसके ऊपर बयान देना पड़ा। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं 70 के करीब, लेकिन बाज़ जो हैं वो अभी भी काबू में नहीं आए। तो ये क्या मामला हुआ? जेल की दीवारें कच्ची थीं, ज़लज़ले की इंटेंसिटी तो इतनी ज़्यादा नहीं थी, और जो लोग निकल गए हैं वो कैसे पकड़े जाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। अमेरिका के अंदर घमसान का रन पड़ा हुआ है। वहाँ पर पाकिस्तान ने अपना मुकदमा पेश करना शुरू कर दिया है अक़वाम मुत्तहिदा के सामने, P5 के सामने, OIC के सामने, और कल वाशिंगटन के अंदर अमरीकी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नुमाइंदगान के साथ उनकी नशिस्तें होंगी। तो वहाँ से हम आपको पर्सपेक्टिव लेके देंगे। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। हमने आपको एक और बात के बारे में भी मालूमात फराहम करनी है। बहुत अहम मामला है। ये मामला है कि आप क्या खाते हैं और उस खाने ने आपके और हमारे अजसाम पर क्या असरात मुरतब किए हैं। ये ज़रूर देखिएगा। सनाउल्लाह घुमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन पनाह। वो आपको बताएंगे कि जो हम खा रहे हैं ये हमारे निज़ाम को और कौमी सेहत को कैसे बिगाड़ रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ ये जो जराइम की दुनिया से स्टोरीज़ आ रही हैं, कमरुल मुनव्वर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नुमाइंदा समा TV इस्लामाबाद, जो सना यूसुफ टिकटॉकर के कत्ल का मामला है उसको टैकल कर रहे हैं, और असलम खान साहब कैदियों का भाग जाना जेल में से निकल कर, और साथ ही सलमान फारूकी के केस के ऊपर भी इनकी नज़र होगी। दोनों का शुक्रिया। कमर, स्टार्टिंग विद यू। ये लड़का तो पकड़ा गया, उसके ऊपर इंटीरियर मिनिस्टर ने ट्वीट भी कर दिया। ये बताइएगा कि मामला हुआ क्या, कुछ तफसीलात हैं, इनका कोई लेन देन का मामला था, पहले दोस्ती थी, लड़का दोस्ती करना चाहता था, क्या हुआ? गो अहेड। जी, अभी तक तलत साहब जो इसकी रीज़न सामने आई है उसमें पुलिस ने भी इस चीज़ को एक नाम दिया है, वो है कॉन्टीन्यूस रिजेक्शन। इस शख्स की जानिब से जो एक खातून थी, ये बार बार इसको दोस्ती से मना करती रही कि वो इसे दोस्ती नहीं करना चाहती, लेकिन इससे कबल 29 तारीख को उसकी सालगिरह थी इस खातून की। तो अब इसने अपना जो सना यूसुफ है, अपना एड्रेस जो है घर का, वो एक इनविटेशन के तौर पर अपने टिकटॉक अकाउंट पर डाला। वहाँ से इस लड़के ने उस घर की लोकेशन ली और उसके बाद वो यहाँ पर पहुँच गया और 6 घंटे घर के बाहर इंतज़ार किया। ताहम इस सना यूसुफ जो है, इसने उसको जो घर के अंदर होने वाली पार्टी थी उसमें इन्वाइट नहीं किया। उसके बाद ये लड़का जो है वो वापस चला गया और इस चीज़ का रंज लेकर वापस गया कि वो बहुत दूर से इसको मिलने के लिए आया था और उससे सना यूसुफ ने उसको घर के अंदर नहीं बुलाया। तो उसके बाद गुज़श्ता रोज़ जो है ये शाम 5 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचा और G13 जो उसकी रिहाइश गाह है वहाँ पर आकर 2 गोलियां मारकर सना यूसुफ को जो है वो कत्ल कर दिया। इस लड़के कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पुलिस का रिकॉर्ड है या ये आम शहरी है था? अब तो खैर वो कत्ल के इल्ज़ाम में धरा गया है। इसका रिकॉर्ड क्या है? जी तले साहब, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड अभी तक नहीं। 22 साल का ये लड़का है, उमर हयात इसका नाम है। इसका वालिद जो है वो 16वें ग्रेड का ऑफिसर है किसी गवर्नमेंट का वहाँ पंजाब में ही। और उसके बाद बताया गया है कि इस शख्स ने अपने दोस्त से ये पिस्तौल जो है वो लिया और उसके बाद वहाँ से ये पिस्तौल लेकर यहाँ पर पहुँचा और इसने 1 घंटे तक इंतज़ार किया, क्योंकि वहाँ पर जो CCTV फुटेजेस देखी गई उसके मुताबिक 1 घंटे तक इसने इंतज़ार किया। जैसे ही इसने देखा कि ये दरवाज़ा खुला है, उसके बाद ये अंदर दाखिल हुआ तो इसकी वहाँ पर जो
सना यूसुफ है, इसकी फुप्पो वहां पर मौजूद थी, जिसने इसको रोका और इससे पूछा, जिसके बाद इसकी और सना यूसुफ के दरमियान एक तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद 2 फायर जो है उसको मारे और वहां से फरार हुआ। और वही जो एक आजकल तरीका है, एक बाइकिया करवाया और बाइकिया के बाद वहां पर बैठकर ये अपने इलाका फैसलाबाद के करीब जो जड़ांवाला है वहां पर ये चला गया, जिसके बाद क्योंकि ये इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसी वजह से इसने जो मोबाइल फोन उस लड़की का वहां से उठाया था वो, और इसका अपना मोबाइल फोन इसने वो बंद भी नहीं किया, और इसी जो मोबाइल फोन है उसको ट्रेस करते हुए पुलिस जो है वो जड़ांवाला पहुंची और इस जो मुलजिम है उसको वहां से गिरफ्तार किया और उसको लेकर अभी सीआई सेंटर जो है वो पहुंच चुकी है। ओके, असलम साहब जरा कराची की तरफ हम रुख करते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जेल की दीवारें कमजोर थीं या जल्जला जो है रेक्टर स्केल पर हमें कम नजर आया और कराची में ज्यादा महसूस हुआ? क्या हुआ, ये कैसी दरारें पड़ी, ये लोग भाग कैसे गए? देखिए तलत साहब, वो मरकजी दरवाजे से ही भागे हैं। दरारें इतनी ज्यादा नहीं थी, एक दीवार को थोड़ा सा नुकसान पहुंचा था, लेकिन जो ज्यादातर भागे वो मरकजी दरवाजे पर भागे। और उसकी एक वजह यह थी कि जलजला 2 रोज से वहां पर आ रहा था, और ये एक बात वहां पर जो मलीर कायदाबाद उस इलाके में जलजला के झटके ज्यादा थे। मरकज कायदाबाद के पास ही था और जो इस जेल से तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर के फासले पर है, तो वहां इस जलजले की नौयत और शिद्दत ज्यादा महसूस की जा रही थी। और ऐसा था भी कि वहां पर जलजले के झटके थे, और कैदी चूंकि 2 रोज से बात करें कि मुसलसल जलजले के झटके आ रहे थे, तो और 12 से ज्यादा जलजले के झटके आए, तो इस वजह से कैदियों की काउंसलिंग भी की गई थी कि ये इससे परेशान ना हो, ये जलजले के झटके 2-3-4 दिन रहेंगे और उसके बाद खत्म हो जाएंगे, इतनी ज्यादा शिद्दत के नहीं है। लेकिन कल रात जब 11 बजे एक शदीद नौयत का जल्जला जो 3.5 या इससे भी ज्यादा था, तो फिर यह किया गया कि कैदियों को बाहर निकाला गया। 6000 से ज्यादा कैदी हैं, तकरीबन 2500 से 3000 कैदियों की एक गुंजाइश वाली जेल मलीर है, और यहाँ पर 6000 से जायद कैदी हैं। 4 और 5 नंबर बैरक के कैदी भी यहाँ पर ज्यादा हैं। तो बाहर जब निकाला गया कैदियों को, तकरीबन कह रहे कि 2-2.5 हजार कैदी थे जो एक जगह जमा हो गए थे। नफरी पे जो एहलकार तैनात थे वो 200 से ज्यादा मजबूरी नफरी है जो पूरे 3 शिफ्टों में काम करती है, और उस वक्त जो तादाद आ रही है वो 18-28 के करीब जो नफरी थी। और दूसरी तरफ अगर 2000 से ज्यादा 2500 कैदी हो, जिस तरह सुपरिटेंडेंट जेल मलीर जैसे वो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2500 कैदियों ने जब ये देखा कि कैदियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है और जो सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार है वो बहुत कम है, तो वो एक रेले की सूरत में, वो एक हुजूम की सूरत में मरकजी दरवाजे की तरफ उन्होंने जोर लगाया, और जिसके बाद ये हुआ कि वो जो कैदी थे वो रोक नहीं सके। एफसी जो कराची सेंट्रल जेल में और डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर में उन्होंने फायरिंग की, जिसकी वजह से कैदी की हलाकत भी हुई, 3-4 कैदी जख्मी हुए और कुछ कैदी रुके। लेकिन 216 कैदी फरार होने में कामयाब हुए, जिसमें से 89 कैदियों को अब तक पकड़ा जा चुका है। 127 कैदी अभी भी मफरूर हैं। कैटेगराइजेशन की गई है कि कितने खतरनाक हैं और कितने खतरनाक नहीं हैं आम जराइम में जो मुलव्वस थे जिनको यहाँ पर रखा गया? देखिए, वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं कि ये जो जेल है, और तलत साहब ऐसा ही है कि जो सेंट्रल जेल कराची की है, यहाँ हाई प्रोफाइल केसेस हमेशा से यहाँ पर जो मुकदमात में मतलूब होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है सेंट्रल जेल में। ये जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर है 1995 के बाद ये बनी थी। 1996 में यहाँ पर जब मलीर डिस्ट्रिक्ट बना तो उसका नाम भी डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर हुआ। यहाँ पर ये पहले बच्चा जेल थी, ये बच्चा जेल कहलाती थी, फिर इसे लांडी जेल भी कहा जाता था। जो जरा कम नौयत के, कम संगीन नौयत के जो मुजरिम होते थे उनको यहाँ पर रखा जाता था, बिलखुसूस बच्चों को। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये शहर फैलता गया, जाहिर है कि सेंट्रल जेल में तकरीबन 3000 की गुंजाइश है, तो 7000 कैदी वहां पर है, तो यहाँ पर भी 6000 कैदियों को रखा गया। और यहाँ पर कत्ल के कैदी भी यकीनी तौर पर होंगे, इक़दाम कत्ल के भी होंगे। लेकिन वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं कि मंशियात के और चोरी और डकैती के जो मुल्ज़िमान हैं वो मुजरिम हैं, वो गए थे। ज्यादातर कैदी वो जो अंडर ट्रायल है, जिनके भी केसेस चल रहे हैं, वो यहाँ रखे गए थे और वही फरार हुए। लेकिन उनका कहना यह है कि उनका डाटा मौजूद है, उनके घरों के पते मौजूद हैं, और यह कहा गया है कि अगर 24 घंटे के दौरान ये कैदी वापस नहीं आए तो इन पर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एक कैदी के हवाले से हमने देखा कि उसकी वालिदा खुद लेके उसे आई, पैदल उसको लेकर के पहुंची और वो उसको कैदियों के हवाले किया, जेल हुकाम के हवाले किया। आपके पास मैं अभी आता हूँ जरा, ये सलमान फारूकी वाला जो मामला है, आज हमने देखा कि
ठीक है, उसको उसके जुर्म के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए, प्रोसेस भी जारी है। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने गुस्से का इजहार किया जब वो कॉरिडोर से जा रहा था और उसके पीछे भागे, उससे आपको क्या पता चलता है कि पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। ख्वाजा आसिफ ने इसके ऊपर ट्वीट भी किया है, उसके अंदर उन्होंने खदशे का इजहार किया है कि निज़ाम जो है वो जीत जाएगा, ये ताकतवर लोग हैं, इनके पास वकील तगड़े हैं वगैरह वगैरह। उसके लिए मैं आपके पास आता हूँ, ज़रा मैं वापस जाऊँगा कमरुल मुनव्वर के पास। कमर, ये जिस लड़के का आपने जिक्र किया, क्या ये इसकी तालीम के बारे में हमें पता है, ये इसकी फॉर्मल एजुकेशन थी, इसके पास नौकरी थी या नहीं थी, या सारा दिन बैठ के जो अमूमी आजकल तरीकाकार है बस मोबाइल के ऊपर टिकटॉक देखना और उसके बाद एक इमेज बना लेना? ज़रा इसके प्रोफाइल के बारे में आपको अगर मालूमात हमें बताइएगा। जी बिल्कुल ठीक तले साहब, आपने फरमाया कि ये जो मामला है इसमें ये मैट्रिक फेल है लड़का, और इस लड़के ने ना सिर्फ ये सिर्फ अपने अकाउंट से बहुत सारी लड़कियों को ये मैसेजेस किया करता था, कोई काम नहीं करता था, बस घर में इसके वालिद जो हैं उनकी जानिब से भी आईजी इस्लामाबाद ने ये बताया कि वो 16वें ग्रेड के ऑफिसर हैं, लेकिन वो ही इसकी कफालत वगैरह करते थे, ये खुद कोई काम नहीं करता था। और मैट्रिक में ये जब फेल हुआ उसके बाद इसने अपनी तालीम जो है वो जारी नहीं रखी। आईजी इस्लामाबाद ने इस बात की तस्दीक की है, ना सिर्फ कुछ खवातीन को ये हरासा करता रहा है जिसका रिकॉर्ड इसके अपने मोबाइल से मिला है, बल्कि ये बहुत सारे लोगों के दरमियान राब्ते करवाने का काम भी करता था, और इसी वजह से अपने आप को मीडिया का इन्फ्लुएंसर कहता था। ओके, आई हैव टू लीव इट। आपका बहुत शुक्रिया। असलम के पास मैं वापस जाता हूँ। असलम साहब, ज़रा बताइएगा कि सलमान फारूकी का केस जो है अब वो एक उसने नया रुख इख्तियार किया है, ये पब्लिक केस बन गया है, इसके अंदर सियासतदान इन्वॉल्व हो गए हैं, वज़ीर दिफा इसके ऊपर बयानात दे रहे हैं। तो आज जो उनके साथ हुआ वो गैर मामूली था, ये अज खुद हुआ या लोग पहले से पोजीशन करके बैठे हुए थे, लोगों का गुस्सा था या क्या था? आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए, लोगों का गुस्सा था। कल भी जब आपसे एक बात होती तो यही आपका भी कहना था कि वो शुक्र हुआ कि उस वक्त लोगों ने अपना रिएक्शन उस तरह नहीं दिया, खुद अपना एक फैसला नहीं दिया या अपनी कोई अदालत नहीं लगा दी, इसलिए सलमान फारूकी को उस तरह नुकसान नहीं पहुंचा। और आज हमने ये देखा कि जब उन्हें जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ की अदालत में पेश किया गया था, जहां से उनका 2 रोज़ा रिमांड दिया गया, और जो कल तरह साहब हम बात कर रहे थे, अवैस जिसने धीरज को गाड़ी में बिठाकर थप्पड़ मारे थे और तशद्दुद का निशाना बनाया था, वो मुलजिम भी गिरफ्तार हुआ। आज उन दोनों को पेश किया गया था, और वकील सफाई का ये कहना था कि मुलजमान पर कोई संगीन इल्जाम नहीं है, उन्होंने असले की नुमाइश नहीं की है, और इस तरह का इनके दरमियान सुलह होने का इम्कान है, तो 1 रोज़ा रिमांड दिया जाए, ताकि आज जो मुतासरा फरीक है, मुतासरा नौजवान धीरज है वो और जो सलमान फारूकी है वो आपस में सुलह कर लें। और जिसके बाद अदालत ने खैर 2 रोज़ का रिमांड दिया। रिमांड के बाद जब वो वापस जा रहे थे तो आप देखें कि वो लोगों को कहा जा रहा है कि मारें इसको छोड़े ना, और फिर एक वकील ने एक थप्पड़ भी सलमान फारूकी को मारा, और लेकिन यह कि दौड़ के जान बचानी पड़ी। पुलिस एहलकारों ने कोशिश की कि किसी तरह दौड़ करके उस हुजूम से निकाला जाए, चूंकि जाहिर है वहां पर मुकदमात की समाअत के लिए बहुत लोग जमा होते हैं, वकील भी जमा होते हैं, और अगर ये थोड़ा सा भी मजमा और जमा हो जाता, खट्टा, हम किसी तौर पे जस्टिस है, मॉब जस्टिस है, उसको हम बिल्कुल ना प्रमोट करना चाहते, ना इंडोर्स करना चाहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि कानून के मुताबिक इनको सजा दी जाए। क्विकली, जो मुतासरा बच्चा और उसकी बहनें थी, उनका भी मैं आज बयान देख रहा था, तो बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा है, मेरा ख्याल था कि शायद बड़ी उम्र का वो बच्चा होगा, लेकिन छोटा सा बच्चा है बिल्कुल। उसको तो देख के बंदे को रहम आ जाता है, अगर उससे गलती कोई हो भी गई है तो किसी और तरीके से बात करे। तो उनके सामने आने के बाद ये खदशात तो वक्ती तौर पर ज़ायल हो गए कि कहीं वो खौफ की बुनियाद पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रहे। आज तो मैंने देखा उनकी रिपोर्ट्स चल रही थी, वो बातचीत कर रहे थे। वो सब कल भागे थे। वो जो आज जब पेश डीआईजी साउथ के पास गए, असद रजा के पास, और वहाँ जब बाहर निकल के हमारे भी नुमाइंदों ने उनसे बात की तो कहा कि मैं डर गया था, चूंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे मामला हुआ तो मैं डर के छुप गया था। फिर जिस तरह हमने बात की थी कि अक़लियती बरादरी के कुछ लोग हैं, कुछ रहनुमा है, वो फिर सामने आए और वो बहरहाल उसको लेकर के पहुंचे। फिर पुलिस के सामने उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। वकील सफाई नईम कुरैशी ने अदालत में बयान दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट हम सेटलमेंट कर लें, किसी तरह तस्फिया कर लें, ताकि इस मामले को हल किया जा सके। तो कोशिश यही है अब फैमिली की। और अब ये जरूर है कि जो फैमिली डर गई थी, अब वो उस डर की कैफियत से निकल आई है, अब वो सामने भी आ गए हैं, वो बात भी कर रहे हैं, और अब उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ भी मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वकील सफाई को वकील इंसाफ बनना चाहिए, सुलह के बजाय इंसाफ होना चाहिए। अदालत के बाहर सेटलमेंट के बजाय अदालत के अंदर सेटलमेंट होना चाहिए। कम से कम तरीका तो यही है, ताकि कानूनी अंदाज से एक मिसाल बने। जो टिकटॉकर का मामला है उसके अंदर भी सब के लिए लेसन भी है, लम्हा फ़िक्रिया भी है।
कि जवान कैसे सोशल मीडिया के ज़रिए गुमराह होते हैं, और ये मामला सिर्फ पैगाम रसानी का नहीं है, इसके अंदर जानें भी जाती हैं। और जो जेल के अंदर मामला हुआ, ठीक है, निज़ाम ने चापलूसी के साथ रिस्पॉन्ड किया, लेकिन जब कम जगहों पर ज़्यादा कैदी रखेंगे और उसके ऊपर पुलिस वाले तैनात नहीं करेंगे तो ये हड़बोंग तो होगा। तो इसमें सबके लिए लेसन्स है। प्रोग्राम हमारा जारी। मिसाइलों की और जहाज़ों की जंग तो थमी हुई है, लेकिन सफारती महाज के ऊपर घमसान का रन पड़ा हुआ है। पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका में मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी क़ियादत में अहम मीटिंग्स कर रहे हैं। अभी तक का हाल जानने के लिए हमने इस डेलीगेशन के एक अहम मेंबर इंजीनियर खुर्रम तस्गीर खान से रब्ता किया। साबिक वज़ीर दिफा हैं, मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक है। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये फरमाइएगा कि अभी तक जो मीटिंग्स हुई, हमें ये तो पता ज़ाहिर है आप लोगों ने पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी वहाँ पे की होगी और करेंगे मज़ीद। जो जिन लोगों से आपकी मुलाकातें हुई हैं, OIC का अगर ग्रुप है या P5 के एम्बेसडर्स हैं, मैं इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि वो क्या जानना चाहते हैं पाकिस्तान के बारे में, या वो क्या बात कर रहे हैं। अगर हमें ये पहले सेंस देते तो फिर हम बात करेंगे हमारे टॉकिंग पॉइंट्स क्या हैं। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है तरत साहब कि यहाँ न्यूयॉर्क में घुमसान का रन नहीं है, क्योंकि ये बात हमें यहाँ आकर पता चली कि हिंदुस्तान गालिबन इतना खाइफ है कश्मीर में UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन से कि उनका जो सफारती वफद आया था वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास से भी नहीं गुजरा। वो अपने मिशन में बैठे रहे और उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकातें की और वो चले गए। तो पहली चीज जो हमें सुनने में मिली कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ाहिर जितने भी अरकान हैं, चाहे वो P5 थे या OIC थे, उन्होंने इस बात को सराहा कि पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा आया है अमन की तलाश में, जबकि हिंदुस्तान तो आया ही नहीं। तो उस पर हिंदुस्तान से कुछ वो खाइफ भी हैं, लेकिन एक तो उन्होंने इस पे वेलकम किया। दूसरा, मैंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कल तमाम दिन, क्योंकि मुस्तकिल हमें एक लफ्ज सुनने को मिला कि पाकिस्तान की दानिश को सराहा गया इस पूरी जंग में, और शफाफियत को दो चीजें जो हैं, विजडम का लफ्ज बार बार अंग्रेजी का इस्तेमाल हुआ, और ट्रांसपेरेंसी, कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से वॉर को कंडक्ट किया, और यहाँ भी उन्होंने हमारी सफारतकारी को सराहा कि उन्होंने मुस्तकिल तौर पे वो ब्रीफ करते रहे ममालिक को कि इस वक्त जंग में क्या हो रहा है। जो चीज वो सबसे ज्यादा जानना चाहते थे पाकिस्तान से, वो ये थे कि हिंदुस्तान के पास इंडस वाटर्स ट्रीटी के मामले में क्या फौरी तौर पर क्या उनके पास हथियार या अब कैपेबिलिटी मौजूद है जिसके जरिए वो पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं या नहीं। तो इस पर हमने उनको एक बहुत एक तफसीली और कॉम्प्रिहेंसिव ब्रीफिंग की है। सबसे पहले हमने आगाज किया जो चीन के यहाँ मुस्तकिल मंदूब हैं, उनसे मुलाकात की, फिर रशिया से मुलाकात की, फिर जो इस्लामी ममालिक की तंजीम है उनसे मुलाकात की। फिर इस वक्त पाकिस्तान के पास कुछ वजन ज्यादा है अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि हम सिक्योरिटी काउंसिल के जो मुंतखब अरकान हैं, जो 10 होते हैं, उनमें से इस वक्त एक हैं। तो उनके जो हमारे पाकिस्तान के साथी जो 9 ममालिक हैं, E10 उनको कहते हैं, उनको भी ब्रीफ किया। और फिर सबसे आखिर में हमने जो है वो जो इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल की हर महीने जो प्रेसिडेंसी है वो चेंज होती है, तो अभी इस महीने के आगाज में जो गयाना के पास प्रेसिडेंसी गई है, तो उनकी जो सदर हैं उनके से हमने मुलाकात की। और हमें जो शायद आदत थी कि पाकिस्तान की बात कोई नहीं सुनता, एक बहुत ही मुझे तो खुशगवार हैरत हुई है कि तमाम लोग जिनसे मिले हैं वो बहुत रिसेप्टिव थे, पाकिस्तान की बात सुनना चाहते थे, और हमसे यही बार बार पूछते थे कि क्या किया जाए जिसके जरिए जो है वो हिंदुस्तान को दोबारा इंडस वाटर्स ट्रीटी में लाया जाए। तो बहरहाल वो तजावीज़ हमने उनको दी है। मुस्तकबिल की बात आपने पाश की कर दी कि क्या किया जाए, लेकिन मैं अमूमी तौर पर सेंटिमेंट जानना चाहूँगा कि अभी भी क्या वहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर से जो बयानात आ रहे हैं, उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिस किस्म के बयानात दे रहा है, उनका वज़ीर आज़म जिस किस्म के बयानात दे रहा है, वज़ीर दिफा जिस किस्म का बयानात दे रहा है, उसके पेश नज़र आपके ख्याल में दुनिया के इन हलकों में जिनके नुमाइंदगान से आप बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा समेत, क्या कोई ख़दशा मौजूद है कि हिंदुस्तान दोबारा इस किस्म का काम करेगा, दोबारा जंग की तरफ मामलात को धकेलेगा, या उनकी असेसमेंट में अब मामलात इस हद तक थम चुके हैं कि शायद ये दोबारा हमाकत ना हो? नहीं, उन्होंने इस तरह ये मामला नहीं उठाया, लेकिन हमने
जरूर खतरे की घंटी बजाई है कि अगरचे सीज फायर हुआ है लेकिन अमन नहीं हुआ। और जो नरेंद्र मोदी की जो तकरीर थी कि रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही, और उनके मुख्तलिफ किस्म के जो बयानात हैं वो हमने अपने जो लोग मुलाकात के लिए आए थे उनसे बात की है। और इसका जो कोड वर्ड जो मैंने आपसे जिक्र किया ना, मैंने कहा पाकिस्तान की ट्रांसपेरेंसी। इस ट्रांसपेरेंसी में ये बात शामिल है कि पाकिस्तान ने जो इस तमाम वाकये में जो कम्युनिकेशन की है, उस कम्युनिकेशन में जो है वो सच था, और हिंदुस्तान की कम्युनिकेशन में सच नहीं था, जिसको दुनिया ने सराहा है। ज़रा इसकी दानिश के ऊपर बात करें। दानिश से मुराद क्या है कि हमने क्या जो रिस्पांस दिया वो दानिशमंदाना था, यानी मैय्यत रिस्पांस था लेकिन भरपूर रिस्पांस था, या जिस तरीके से हमने इस जंग की बात को अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ना बढ़ने दिया, ये दानिशमंदी कौन सी वाली दानिशमंदी? जी, जिस चीज को सराहा गया कि हिंदुस्तान ने आखिरी दिन जिस तरह क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए, उस पाकिस्तान ने उसका वो जवाब नहीं दिया जो पाकिस्तान का बिल्कुल एक हक बनता था अगर हम चाहते तो इस रिस्ट्रेंट को सराहा गया। दूसरा इस बात को सराहा गया है, और मेरी फिर मैं कहूंगा मेरे लिए बड़ी एक खुशगवार हैरानी थी कि दुनिया बहरहाल देख रही है कि जंग बंदी के बाद पाकिस्तान मुस्तकिल अमन की बात कर रहा है और हिंदुस्तान मुस्तकिल जंग की बात कर रहा है। बिल्कुल आखिर में हमारा अब मकसद सिर्फ दुनिया के जो अहम हलके हैं उनकी जानकारी बढ़ाना है, इन मामलात के बारे में उनकी मालूमात में इजाफा करना है, उनसे अपना पर्सपेक्टिव शेयर करना है, या हमारी तवक्को ये है कि वो हलके जो हैं, चाहे OIC का फोरम हो, अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम हो, बायलैटरल फोरम्स हो, थिंक टैंक्स हो, वो अपना किरदार अदा करें हिंदुस्तान को टेबल पर लाने के लिए ज़्यादा प्रोएक्टिव। तो हम इनमें से कौन से अहदाफ के हसूल की तलाश में हैं? जी, हम तो दोनों काम, एक तो यह कि जो सेंसिटाइज या जिसका मैंने कहा कि बड़ा इंटरेस्ट था कि क्या हिंदुस्तान फौरी तौर पर पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है, तो उसका हमने जवाब दिया कि फौरन तो नहीं, लेकिन दो दरियाओं पर जब इस सितंबर में जब जो गर्मियां खत्म होंगी तो उनके पास एक कैपेबिलिटी आ जाएगी। और तीसरा दरिया भी जो है, अगर इस मामले को हल ना किया गया तो ये उस पर एक जंग भी होगी अगर हिंदुस्तान ने पानी रोकने की कोशिश की। तो उनके सवालों के जवाब भी दिए, और हमारी तवक्को अभी तो गुफ्तगू का, हमने चूंकि कल पहला दिन था तो हमने बात यही की है कि हम चाहते हैं कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान को इस तरफ लेकर आए। आज भी जो है वो हमारी सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात होगी, अभी यहाँ दिन का आगाज हुआ है न्यूयॉर्क में, तो उस पे भी हमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हो रही हैं। और कल से फिर जो है वो हमारा जो बायलैटरल दौरा है वाशिंगटन का वो शुरू होगा, जिसमें हम वाशिंगटन में जो मुख्तलिफ पॉलिसी साज हल्के हैं और हुकूमत और कांग्रेसमैन हैं उनसे ये बात करेंगे कि अमेरिका जो सबसे बड़ा हवारी कहलाता है, जिसने हिंदुस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मुकर्रर किया है अपनी किताबों में, उनसे हमने बात करनी है कि सबसे बड़ा फर्ज आपका है। सदर ट्रंप ने ऐसी जो गुफ्तगू की है 12 एक से ज्यादा दफा, तो उस गुफ्तगू के पीछे पे अब अमल भी आना चाहिए। तो ये जो कायल करना है वाशिंगटन को, उसका कल से हम आगाज करेंगे। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में सिर्फ इसी बात पर कि हिंदुस्तान अमन के लिए नहीं आया और हम आए हैं, पाकिस्तान को बहुत पजीराई मिली। बहुत दिलचस्प हिस्सा आपके दौरे का शुरू है, जिसमें उन लोगों से आप बात करेंगे जो इस जंग से पहले पाकिस्तान के बारे में कुछ और राय रखते थे और इस जंग के नतायज के बाद कुछ और राय रखते हैं, और जहां पर उनके तअस्सुबात भी बड़े गहरे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी भी पाकिस्तान के पास काफ़ी है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम जारी है। दुनिया में हर चीज़ की रिप्लेसमेंट मौजूद है, लेकिन खुदावंद ताला ने जो हमें जिस्म दिया है और इसके बिलखुसूस जो अहम तरीन जुज़ हैं उनकी रिप्लेसमेंट नहीं है। वो एक ही मरतबा आपको मिलने हैं और एक ही मरतबा आपने उनका ख्याल रखना है, लेकिन हम उन तमाम इंसानी जिस्म के जो अज़ा हैं और जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनका ख्याल नहीं रखते। दिल उनमें से एक है, बीमारियों से हमें बचा भी सकता है और बीमारियों की जड़ भी बन सकता है। पाकिस्तान के अंदर कौमी दिल की हालत क्या है? आज हमारे पास सनाउल्लाह घुमन साहब मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन। पनाह के नाम से एक वॉलंटरी इदारा है जो काम कर रहा है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अपनी कारकर्दगी की वजह से ले चुके हैं।
हमें इनके साथ इंटरेस्ट हुआ बात करने का जब हमने पनाह की एक रिपोर्ट पढ़ी जिसके अंदर परेशान कुन एदाद शुमार दिए गए थे पाकिस्तान की बीमारियों के हवाले से, जिनका बराह रास्त ताल्लुक किसी वबा से नहीं है। ये हम अपने हाथों से अपने अंदर बीमारी लेके जाते हैं। बहुत शुक्रिया जी आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा एदाद शुमार क्या हैं? सर मैं एक छोटी सी बात पहले आपको सुनाना चलूँ कि पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन दिल की बीमारियों से मुतल्लिक हम बात कर रहे थे, दिल से और रिलेटेड बीमारियों से बचाने के लिए। जब हमने देखा कि दिल की बीमारियां जो है वो 1 मिनट में पाकिस्तान में हार्ट अटैक हो रहा है, 1 मिनट में एक बंदा जो है ना हार्ट अटैक की वजह से, 1 मिनट में एक बंदा हार्ट अटैक की वजह से जा रहा है। लेकिन जब हमने देखा कि काजेज इनके जो है वही काजेज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के, जो नॉन कम्युनिकेबल, आपने कहा कि जो वो वबा नहीं है, एक जो है ना हमारी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं, 2 3 4 बीमारियां हैं। वो क्या है? वो है जी दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और ये किडनी, ये 3 4 बीमारियां हैं। दुनिया परेशान है, सबसे ज्यादा मौत, हजारों लोग जो है रोजाना पाकिस्तान में इन बीमारियों की वजह से दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। लोग ये कहेंगे कि दुनिया में हर जगह पे रुखसत हो रहे हैं, तो पाकिस्तान से भी रुखसत हो रहे हैं, तो क्या मसला है? पाकिस्तान दुनिया का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की बात करूं कि पाकिस्तान में कितना बर्डन है। ये 2 बर्डन है, ना सिर्फ डिजीज बर्डन है बल्कि इकोनॉमी के ऊपर इतना बड़ा बर्डन है। मैं एक बात सिर्फ बताता चलूं कि मैंने दिल की बीमारी की बात की कि सिर्फ जो है ना वो हर 1 मिनट के बाद 1100 लोग रोजाना आपके शुगर की वजह से, ज़ियाबतीस की वजह से 1100 लोग रोजाना पाकिस्तान में डेथ जो है ना मर रहे हैं। और ये बीमारी वो है कि दुनिया में हम पहले नंबर पे आ गए हैं, जो पाकिस्तान है दुनिया में हम पहले नंबर पे आ गए हैं, जिस स्पीड से ये बढ़ रही है। तो एक मिनट लीजिए, तो डायबिटीज की वजह से 1100 लोग रोजाना मरते हैं। ये एदाद शुमार जो है ये हमें दुनिया में टॉप मोस्ट टेबल के ऊपर ले गए हैं इस बीमारी में। और जिस रेशो से हम बढ़ रहे हैं, चंद सालों में हमारा हर दूसरा बंदा जो है ना ज़ियाबतीस का पेशेंट होगा, हर दूसरा बंदा, अगर इसको रोका ना गया, इसके रास्ते में बंद ना बांधे गए। और ये तो मैंने बताया, इस तरह जो है ना वो बाकी बीमारियां जो कैंसर है या जो है वो किडनी है, ये इसी तरह की बीमारियां हैं। तो लेकिन मैं सिर्फ एक की आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये नेशनल अपना जो है डायबिटिक एसोसिएशन की रिपोर्ट है पाकिस्तान की कि 1100 लोग मर रहे हैं, 4 लाख लोगों के सालाना पाँव काटे जा रहे हैं या टांगे काटी जा रही हैं जो है ना वो, इसकी वजह से, ज़ियाबतीस की वजह से। सर ये तो हो गया इसका जो है ना वो डिजीज बर्डन। मैं अभी इसका जो है ना वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर कितना बर्डन है, आपकी गुर्बत को कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये भी बात बताता चलूँ। जो है ना इसकी एक रिपोर्ट है नेशनल जो है ना वो डायबिटिक एसोसिएशन की, वो कहते हैं जी 2.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर की आप मेडिसिन लेते हैं ये शुगर के लिए। ये वो है जो वबा नहीं है, ये लाइफस्टाइल की बीमारी है। लाइफस्टाइल, जब आप लाइफस्टाइल कहते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल में क्या ऐसी चीज है जो दुनिया भर के लाइफस्टाइल में नहीं है? मतलब हम क्या करते हैं लाइफस्टाइल में? लाइफस्टाइल की बीमारी ये है कि सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा जो है इसमें जो है ना वो कल्प्रेट वो हमारी डाइट है। हमारी डाइट के हम जो खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? अनहेल्दी डाइट जो है वो क्या है? प्रोसेस्ड फूड। एक है कि जो हमने घर में बनाते हैं वो चीज है। एक है जो मल्टीपल प्रोसेस के जरिए फैक्ट्रियों से तैयार होकर आती है। और वो कौन सी है? वो जो है ना वो आप कह लें कि या पिज्जाज हैं या ये जो है ना जितनी आपकी क्लोज जो है ना वो बर्गर्स हैं या बाकी चीजें जो हैं, ये सारी वो हैं कि मल्टीपर्पज के जो है ना वो इनके आते हैं। इनको हम कहते हैं ये प्रोसेस्ड फूड, मल्टीपर्पज जो है ना वो फैक्ट्रियों में तैयार होती है। और इसमें प्रॉब्लम क्या सर, ये भी पूछें आपने, प्रॉब्लम क्या, क्यों इसको ये जो है ना इसमें सर, इसमें जो है ना वर्ल्ड WHO कहता है कि आप एक तंदुरुस्त आदमी जो है वो 5 टीस्पून चीनी से ज्यादा नहीं लेगा, अगर लेगा तो वाइट पॉइजन है। 5 टीस्पून बनती है सर 25 ग्राम। पाकिस्तानी जो है ये एवरेज जो स्टडी हुई है, हर पाकिस्तानी 80 ग्राम चीनी खाता है सर। दूसरी बात सुने, नमक जो है, नमक की रिकमेंडेशन है, WHO कहता है कि एक तंदुरुस्त आदमी को 5 ग्राम से ज्यादा नमक नहीं लेना चाहिए, ये वाइट पॉइजन है। हमारे पाकिस्तानी पता कितना लेते हैं सर? 10 ग्राम नमक हम जो है ना वो डेली एवरेज हर बंदा ले रहा है। और एक स्टडी ये भी है सर कि सिर्फ ये 10 ग्राम को हम कम करके 5 ग्राम पे ले आए तो आधे से ज्यादा हार्ट अटैक आपके कम हो जाएंगे। ये जो हम ऑयल लेते हैं, हम घी लेते हैं, ये सर रिकमेंडेशन है WHO की कि एक तंदुरुस्त आदमी को 1 साल में 6 से 7 किलो से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। हम एवरेज पाकिस्तानी जो है वो 27 किलो घी खाते हैं। ये आता, अभी ये पूछे कि ये आता कहां से, कैसे हम खाते हैं? सर ये घर को खानों में नहीं आता। घर के खानों में आप कितना ऑयल इस्तेमाल करते हैं, कितनी चीनी आप जो है ना वो अपने ये इसमें इस्तेमाल करते हैं? ये जो तमाम
जहर हम खा रहे हैं ये प्रोसेस्ड फूड से ले रहे हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूं सर, आपको 5 टीस्पून जो है ना आपको चीनी जो है ना आपकी रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा लेंगे तो जहर है। सर आप जब एक छोटी शुगरी ड्रिंक लेते हैं 250 ml की, तो ये चीनी जो आप 5 टीस्पून है ये तो आप कंज्यूम करते हैं, बाकी आपके जिस्म में जो है वो स्टोर होती है, चर्बी की शक्ल में स्टोर होती है, और आपका जो है ना वो मोटापा बढ़ता है। मोटापा सारी बीमारियों की मां है, ओबेसिटी बढ़ती है। और सर पिछले 5 साल में हमारे बच्चों में मोटापे की शरह डबल हो गई है। 5 साल में मोटापे की शरह नेशनल एवरेज ओबेसिटी की जो बच्चों में वो डबल हो गई है। सर जब हमने दुनिया की स्टडी ली, दुनिया को हमने जब सुना, तो दुनिया ने हमें बताया कि 4 पॉलिसी ऑप्शंस हैं जो हम ले सकते हैं। सर इस पे जो है ना एक बड़ा जो है ना वो क्वेश्चन किया जाता है, लोगों को अवेयरनेस दें। सर अवेयरनेस बहुत ही अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम, लेकिन सर ये बड़ा स्लो प्रोसेस है। एक जब आप लोगों को कहते हैं ये वॉलंटियर है, मैं इसकी मिसाल दिया करता हूं अपनी बातों में। आप जो है ना वो इस पे खड़े हो जाए मोटरवे पे, लोगों को पंफलेट दें कि आपने सीट बेल्ट बांधना है, आधे लोग आपका सीट बेल्ट लेके पीछे नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे। एनफोर्समेंट चाहिए आप 1000 रुपया जुर्माना कर दें, हर बंदा सीट बेल्ट बांधेगा। यहां सर पॉलिसी ऑप्शन जो है, दुनिया ने जो 4 पॉलिसी ऑप्शन दिए हैं, उन्होंने कहा सबसे बेहतरीन पॉलिसी ऑप्शन ये है ऐसी चीजों के ऊपर टैक्स जो है ना वो जोर से लगाया जाए। कितना टैक्स लगाया? बजट आ रहा है, बताएं कितना टैक्स? हमने सर ये अपना हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक प्रपोजल दी है अपने फिनांस को और एफबीआर को कि इसके ऊपर 50% टैक्स होना चाहिए। 80 ममालिक ने ये 50% टैक्स लगाया हुआ है। हमने सर बड़ी जंग लड़ के 30 से इसको 20 तक लेके गए हैं, बड़ी जंग लड़ी है सर। 30 से 20 तक 30 इस पे था 30% टैक्स था शुगरी ड्रिंक के ऊपर, और इन जो है ना उसके, और आपके जूसेस के ऊपर 0 टैक्स था। हमने बड़ी जंग लड़ी और इसको 30 से 20 तक ले, 30% से 20% ले गए हैं। तो रिवर्स हो गया नहीं 13%, 13%। मैं 13 नहीं 13 से 13 से हम 20 पे लेके गए। अभी जो है ना इंडस्ट्री का बड़ा प्रेशर एफबीआर के ऊपर कि इसको कम करें। हम जो है ना ये जंग लड़ रहे हैं 50%। हम कह रहे हैं जी, हम कह रहे हैं 50% करें, हम नहीं कह रहे, हेल्थ मिनिस्ट्री कह रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तो 50%। अगली बात करें जी, उसके बाद क्या करें? दूसरा ऑप्शन क्या? दूसरा ऑप्शन ये है, मैं इसकी मिसाल भी देता हूं कि जो है मिसाल का वक्त नहीं हमारे पास, आप समझे कि दूसरा ऑप्शन ये है कि ये चीजें जो है इनके ऊपर वार्निंग साइन लगाए जाए, फ्रंट ऑफ बैक वार्निंग लेबल, टबैको के ऊपर करते हैं, जिस तंबाकू के ऊपर है इसके ऊपर होना चाहिए ये आपकी जरूरत से ज्यादा चीनी है, इसके ऊपर लिखा जाना चाहिए जरूरत से ज्यादा नमक है, इसके लिखा जाने की आपकी जरूरत से ज्यादा इसमें ट्रांस फैट है। ये पॉलिसी ऑप्शन है दूसरा। तीसरा पॉलिसी ऑप्शन सर ये है कि स्कूल फूड पॉलिसी बनाया जाए कि स्कूल की जो जिस तरह तंबाकू की है कि 500 गज के अंदर आप जो है ना वो ये सिगरेट नहीं रख सकते, इस तरह स्कूल कॉलेजेस की जो है ना वो कैंटीन्स के ऊपर इसको बैन होना चाहिए। अनहेल्दी डाइट को बैन होना चाहिए, हेल्दी डाइट को प्रमोट करना चाहिए। चौथा पॉलिसी ऑप्शन सर जो आपकी तरफ आएगा, आप कहेंगे सर 80% इश्तिहार सिर्फ इसके चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे पाबंदी होनी चाहिए। एक बच्चा जो है वो एक बोतल लेता है और गाड़ी स्टार्ट कर देता है, एक वो जो है ना वो एनर्जी ड्रिंक लेता है, वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है। छोटे बच्चे जो है वो एक्सपायर होते हैं, छोटे बच्चे जो है ना उसको फॉलो करते हैं और बच्चे सीखते हैं कि ये वाकई कुछ चीज़ है। जिस तरह कभी वो केटू का सिगरेट पी के पहाड़ पे चढ़ जाता था कि शायद इसमें जो है ना वो बड़ी ताकत। हमने तो क्रिकेट के टूर्नामेंट का नाम भी विल्स कप रखा हुआ था, लेकिन सर वो अभी जो चेंज करना पड़ा, वही अभी चेंज यहाँ भी चाहिए हमें। अभी अनहेल्दी डाइट में भी हमें यहां ये चेंज चाहिए, प्रोसेस फूड में। अगर सर इसको कंट्रोल कर लें तो मैं लिख के देता हूं कि आधे से ज्यादा आपकी बीमारियां कम होगी, आपका जो इतना जो हेल्थ बर्डन है वो कम होगा। I have to leave there really short on time। नाज़रीन आपने ये मालूमात सुनी, इनको ज़रा प्रोसेस करें और प्रोसेस फूड से खुद भी दूर रहें और बच्चों को भी दूर रखें। और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि इस मामले को आहिनी हाथ से निपटे। ये नेशनल इमरजेंसी है। थैंक यू वेरी मच।